हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। पहले हम लोग परावर्तन की परिभाषा देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर में आता है। परावर्तन की परिभाषा है, जब किसी समांग माध्यम में प्रकाश तरंग संचरित होकर किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। जब किसी समांग माध्यम में कोई प्रकाश तरंग संचरित होकर किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चित्र में परावर्तक तल M पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित है। ये चित्र है, M एक परावर्तक तल है और इस पर ये समतल तरंगाग्र AB है, वो तिरछा आपतित है और माना तरंगाग्र की चाल U है। मान लिया कि इस तरंगाग्र की चाल कितनी है, U है और यह तरंगाग्र बिंदु A पर परावर्तक तल को स्पर्श करता है। ये जो तरंगाग्र है AB, इसका बिंदु A परावर्तक तल को स्पर्श करता है। जैसे जैसे ये तरंगाग्र आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ये A और C, ये मान लीजिए तरंगाग्र है, ये A और C के बीच से टकराता जाता है। ये बिंदु टकरा जाता है तो उधर से ये वाला हिस्सा भी आते रहता है, टकराता जाता है। तो जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, वो A व C के बीच स्थित बिंदुओं से टकराता जाता है और हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार इन सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो स्मॉल u चाल से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती जाती हैं। यहाँ से भी एक तरंगिकाएं निकलेगी, ऐसे बढ़ेगी u चाल से। यहाँ ये वाला हिस्सा यहाँ के टकराएगा तो यहाँ से तरंगिकाएं निकलेगी, इधर की तरफ बढ़ेंगी। ये वाला हिस्सा यहाँ के टकराएगा तो यहाँ से तरंगिकाएं निकलेगी, इधर u चाल से आगे की तरफ बढ़ती है। तरंगाग्र के बिंदु B को C तक पहुँचने में मान लिया कि t समय लगता है। तरंगाग्र के बिंदु B को बिंदु C तक पहुँचने में मान लिया कि t समय लगता है। तो ठीक इतने ही समय में बिंदु A से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, उतने ही t समय में A से निकल करके D तक पहुंच जाती परावर्तित होकर के। तो इसका मतलब दूरी BC बराबर दूरी AD दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है फलतः AD बराबर BC बराबर चाल गुणे समय, चाल है U और समय है T। तो AD और BC दोनों बराबर होंगे। ये AD का मतलब ये वाली भुजा और BC का मतलब हो गया ये वाली भुजा। AD का मतलब ये वाली भुजा हो गई, BC का मतलब ये वाली भुजा हो गई। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A को केंद्र मान करके और BC के बराबर त्रिज्या लेकर के, A को केंद्र मान करके BC के बराबर त्रिज्या लेके एक चाप काट देते हैं जो AB को D पर काटता है। बिंदु D पर ऐसे चाप काटता है। अब क्या करते हैं, बिंदु C से इस चाप पर एक स्पर्श रेखा CD खींच देते हैं। बिंदु C से इस चाप पर एक स्पर्श रेखा CD खींच देते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है, A व C के बीच सभी बिंदु से निकलने वाली A और C के बीच स्थित सभी बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं CD को स्पर्श करती हैं। किसको स्पर्श करती हैं, CD को। यहाँ से जो तरंग निकली है वो इसको यहाँ पहुँच गई, यहाँ से जो तरंग निकलेगी टकरा करके, यहाँ जो तरंग ऐसे आएगी टकरा करके यहाँ से पहुँच जाएगी, CD को स्पर्श करेगी। यहाँ से जो ये भाग जब आएगा यहाँ टकराएगा तो तरंगिकाएं इधर की तरफ जाएंगी और इसको स्पर्श करेंगे CD को। इसी तरह लास्ट में यहाँ से ये जो बिंदु C इस पर आ जाएगा, बिंदु B C पर आ जाएगा। ये जो बिंदु B C पर आ जाएगा तो यहाँ से तरंगिकाएं निकल करके इसको D को स्पर्श करेंगे, CD को स्पर्श करेंगे। तो इस प्रकार आपतित तरंगाग्र जो AB है वो कुछ ही समय के बाद, T समय के बाद ये परावर्तित तरंगाग्र
CD के रूप में बदल जाता है। तो इधर से आपतित तरंगाग्र AB ऐसे आ रहा था और टकराने के बाद ये परावर्तित होकर ऐसे जाने लगता है। इस प्रकार CD परावर्तित तरंगाग्र है। इस प्रकार CD परावर्तित तरंगाग्र है। ये देख लीजिए, MM डैश एक परावर्तक तल है और ये जो है दो किरणें हैं, यहाँ से एक समतल तरंगाग्र AB है। समतल तरंगाग्र AB परावर्तक तल MM डैश को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ये A जो A पर स्पर्श करती है, लेकिन बिंदु B परावर्तक तल से अभी दूर है। तो जितने समय में T समय में बिंदु B C पर पहुंचता है, ठीक उतने समय में A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं निकल करके बिंदु D पर पहुंच जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि BC और AD दोनों बराबर है, दोनों का मान UT के बराबर है। दोनों का मान UT के बराबर है। इस तरह से ये एक त्रिभुज बन गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो चित्र बना है, इस चित्र में AN एक अभिलंब है। AN एक अभिलंब है और ये आपतित किरण है। ये जो कोण है वो आपतन कोण है। आपतन कोण को I लिखा गया है, तो ये आपतन कोण I है। अब ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण पूरा 90 होगा, क्योंकि ये समतल तरंगाग्र है और ये किरण है। तो समतल तरंगाग्र और किरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। यह किरण समतल तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो टोटल कोण 90 डिग्री और ये छोटा वाला कोण I। तो ये जो छोटा वाला कोण है वो हो गया 90 माइनस I। ये 90 माइनस I हो गया। तो ये वाला हो गया 90 माइनस I। अब यहाँ से देखिए यह अभिलंब है और ये वाला जो यहाँ से अभिलंब से यहाँ तक का पूरा जो कोण होगा वो 90 होगा। तो इधर ऊपर वाला कोण 90 माइनस I है। तो ये वाला कोण अगर I कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कोण है वो I प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से इधर भी एक अभिलंब खींचा गया है, इस कोण को R माना गया है। तो ये वाला कोण 90 माइनस R होगा। ये वाला जो कोण है वो 90 माइनस R होगा और ये वाला कोण होकर के R हो जाएगा। चित्र से कोण PAN बराबर I, ये देखिए कोण PAN इसको I मान लिए, बराबर कोण BAC। BAC ये बराबर भी I आएगा। ये कैसे आएगा ये बता चुके हैं। इसी तरह से तथा कोण SCN1 बराबर क्या माने हैं? R माने हैं। और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये भी R आएगा। बराबर इसका नाम है क्या है? DC है। इस कोण का नाम है DC है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCA में AC बराबर CA, AC और CA दोनों में कॉमन है, इसको उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। और AD बराबर BC। AD बराबर BC क्यों है? क्योंकि दोनों का मान UT के बराबर है। और तीसरी चीज है ये वाला जो कोण है, कोण ABC, कोण ABC बराबर ये वाला कोण ADC, कोण ADC, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक भुजा के बराबर भुजा हो गया, ये भुजा के बराबर भुजा हो गया और एंगल के बराबर एंगल हो गया। तो एक प्रमेय होता है SAS, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DCA ये हो गया सिद्ध। ये देख लीजिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DCA के। यस प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DCA। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज में का ये वाला कोण और उस वाले त्रिभुज में का ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, अर्थात I बराबर R होगा। I बराबर R होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यह जो है परावर्तन का दूसरा नियम है। तो इससे दूसरा नियम सिद्ध हो गया। अब हम लोगों को पहला नियम सिद्ध करना है। तो यहाँ देखते हैं ये है आपतित किरण और ये वाली है परावर्तित किरण।
और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। तो आपतित किरण PA, परावर्तित किरण AD तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब AN, तीनों एक ही तल में है, अर्थात कागज के तल में है। तो यह हो गया परावर्तन का प्रथम नियम। यहाँ से भी अगर चाहे तो देख सकते हैं, ये हो गया आपतित किरण BC, परावर्तित किरण CS तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब CN1, तीनों एक ही तल अर्थात कागज के तल में है। तो यही परावर्तन का प्रथम नियम है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या हो जाती है। इसके साथ ही यदि हाइगेन्स का तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही कक्षा 12 में फर्स्ट पेपर का वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में आते हैं, तो उसका भी वीडियो इस पे चैनल पे पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरे चैनल पे कक्षा तैयारी करने वाले कक्षाओं के, यानी कि पुलिस और SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये कितना इम्पोर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से, उसको भी कमेंट करिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।